میرا नाम निम्रा है। मेरे शोहर पाक आर्मी में सरकारी मुलाजमत करते थे। शादी के 2 साल बाद ही अल्लाह ने मुझे एक बेटी की नेमत से नवाज दिया, लेकिन अभी मेरी बेटी ने होश भी नहीं संभाला था कि अल्लाह की रजा से मेरे शोहर शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। अब मेरा गुजर बसर अपने शोहर की सरकारी पेंशन और उसकी चंद एकड़ जमीन के ठेके पर हो रहा था, और मेरे शोहर की शदीद ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी मदरसे में तालीम हासिल करे और एक दीनदार और नेक सीरत उला साबित हो। लिहाजा शोहर की इसी ख्वाहिश के तहत मैंने अपनी बेटी को मदरसे में दाखिल करवा दिया। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ज़हीन निकली और बड़ी पाबंदी से मदरसे जाने लगी और हर साल उसका रिजल्ट अच्छा आने लगा। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से मुझे अपनी बेटी की डेली रूटीन और चाल ढाल में गैर मामूली किस्म का बदलाव नजर आ रहा था। आज भी मैं अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। सुबह के 10 बज गए थे, पर अभी तक मेरी प्यारी बेटी फिजा नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है, जबकि इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिन से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब उसका दरवाजा बजाती तो वो दरवाजा बहुत देर से खोलती। वो घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाजा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज दी तो उसने मरमरी सी आवाज निकाली। दरवाजा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहुसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नजर जब बेटी के पांव पर पड़ी तो मैं चौंक उठी थी। वो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफी अरसे के बाद मेरी नंद शाइस्ता भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मेके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नंद ने पीछे से आवाज दी, अरे निम्रा, तुम्हारी बेटी सामने नहीं आ रही, क्या बात है? मैं कितना अरसा हो गया अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी होगी। अब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे निम्रा बाजी, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न ख्वास्ता कहीं मजूर तो नहीं होगी? मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर उतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातिराना नजरों से देखा, जैसे वो उसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी, पर उस वक्त निम्रा बाजी मुझे बुला रही थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवालो जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुस्ल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो उसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि ये तो मैंने अपनी बेटी को दिलवाई ही नहीं थे। ये नए कपड़े ना मैंने इससे पहले कभी देखे और ना ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की थी। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगी और बोली, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नजर ना लगाए। ये कहकर वो खुशियानी सी हंसी। मुझे उनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि अम्मी आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको अलिशबा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर उसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए हैं। अच्छा तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर निम्रा बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी निम्रा इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी है। हमारे सभी मुश्किल हालात को समझती है। अब मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ होगी। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रुकी रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम भी नहीं करती थी कि थक जाती, इसीलिए मुझे उस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। दिन के 10 बजे तक वो सोती रही। हालांकि मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो फजर के वक्त ही जाग जाती थी, पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती, वो सुबह भी देर से जागती। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई तो सामने ही मुंह फाड़ किस्म की अजरा दाई भी बैठी हुई थी। अजरा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। इसी जमाने में हम दोनों साथ काम करती थी। फिर मैंने काम छोड़ दिया तो वो इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। उसकी नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी
ला कर दो। मैं समझ गई कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया तो वो कमरे में चली गई। अजरा दाई मुझसे राजदारी वाले अंदाज में बोली, निमरा तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। खुदा न ख्वास्ता कल को कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर इंसाफ तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लगी है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। अजीब सी बेबाकी नजर आती है मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में। मुझे बहुत अजीब लगा था। अजरा दाई तो नजरें पड़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देख कर बता देती कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। अजरा ने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, उसने मेरे पैरों तले से जमीन ही खींच ली थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहाँ भी जाएगी मैं इसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह फिर से जब मेरी बेटी उठी तो इसी तरह थी। हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, अम्मा मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि अम्मा रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वो मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसीलिए वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे अजरा दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसीलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपना काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया कि जब मैं उसका दरवाजा बजाने लगी तो वो सो चुकी थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। जब कोई जवान बेटी बिला वजह अपने कमरे का दरवाजा बंद करे तो दाल में जरूर कुछ काला होता है, और माँ बाप तो वैसे भी अपनी औलाद की राग राग से वाकिफ होते हैं। खैर मैं अपने कामों में तो मसरूफ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर से वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 1-2 बजे का वक्त मुंतखब कर रखा था। पहले की तरह वो सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही उसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक उसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे पढ़ने भी जाती है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब वो घर से बुर्का पहनकर निकली, मैंने भी एक काली चादर से खुद को पर्दा करने के अंदाज में ढांपा और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में मदरसे की बजाय कहीं और जा रही थी। मदरसे का रास्ता तो कुछ और था। फिर बेटी ने छोटे से रिक्शे को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई रकम नहीं दी थी कि वो अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था और रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं उस पर बैठी, वो हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। उसने मुझे उधार में ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, इसके अलावा वो और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे उसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है कि अपनी बेटी के उस्ताद मोहतरम से कोई बात करूं तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहिब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम नाइला था। मैं उसे काफी अरसे से जानती थी। मैंने उससे पूछा कि आप अभी भी फिजा को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, फिजा पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसीलिए मैं उससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में या सरगर्मी में मुलव्विस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ। मुझे बहुत फिक्र लाहक है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात रखूँ। मैडम नाइला, मुझे बताएं कि आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं। मेरी बात पर वो फिक्रमंद होगी। कहने लगी
کہ मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ, माशाल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से इसमें अजीब सी तब्दीलियां आने लगी हैं। इसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दें। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे आती थी, पढ़ाती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को तो बाहर जाने की इजाजत भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर इतला के मदरसे आना छोड़ दे तो हम उसके माँ बाप को उसी दिन इतला देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ कि मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े, लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में होती हैं? मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी सेपरेट चीजें रखनी होती हैं, इसीलिए मैं अलग कमरे में सोना चाहती हूँ। तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर नाइला मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मेरी बहन तुझे क्या हो गया है? इस उम्र में बच्चियों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं उसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। अब मैंने मैडम नाइला से अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे नाइला उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तशवीश था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा जब सुबह मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला था। तब मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में उसे 100 रुपए भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आई, वो किन कामों में मुलविस है। लेकिन मैं उससे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से जब उस रात का वक्त गुजरा, सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर से वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी। चनाचा मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है माँ, आपको कुछ जरूरत है? मैंने कहा, जरूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफी दिन हो गए हैं मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर फिजा चौंक कर खड़ी होगी। बोली, अम्मा क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये कहकर फिजा ने मेरे हाथ से झाड़ू पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजर फिजा के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नित नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर फिजा की अलमारी खोलना चाहिए तो फिजा फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा कि ये तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या चीज है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें नित नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे नाइला उस्तानी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी में कुछ दिनों से बहुत बदलाव आ गया है, वो किसी से बात तक नहीं करती, आजकल वो बहुत खामोश ही रहती है। सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे कपड़े उसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है माँ, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। मैं तो बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे शक भरी नजरों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला आपसे और ना ही आइंदा बोलूंगी। फिर मैंने अपनी बेटी फिजा से कहा कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। मेरी बेटी ये बात सुनकर बहुत परेशान होगी और बोली कि माँ मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। फिर मेरी बेटी किचन में गई और जब वापिस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा ये क्या है?
تو بولی آپ اسے ضرور پیئے، آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ تھک چکی ہیں۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور اس کے بعد مجھے کب نیند آئی کچھ پتا نہیں چلا۔ پھر جب 6-7 گھنٹے سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ طویل وقت کب گزر گیا اور مجھے پتا تک نہیں چلا۔ اپنی اس لاپرواہی پر مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ رات کو اس کا پہرا دے سکوں، پر اس نے مجھے دودھ پلا کر سلا دیا۔ اب جب میری آنکھ کھلی تھی تو فضا میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے چمکیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر حیران ہوگی۔ میں نے کہا بیٹی تم صبح صبح اتنی تیار کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اماں صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعہ کا مبارک دن ہے، میں نے سوچا کہ میں تیار ہو جاتی ہوں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا۔ ہم جیسوں سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا، ہم جیسے غریبوں کو تو بہت کم مواقع ہی ملتے ہیں اس خدا کو راضی کرنے کے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم جیسوں سے کیا مراد ہے فضا بیٹی؟ تم مدرسے جاتی ہو، پڑھاتی ہو، قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو، پھر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے تم نے؟ میری بیٹی خاموش ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ پھر اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی بنا لوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچہ نکال لوں گی، پر آپ مجھے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو۔ ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرا شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں ہی خود اپنے منہ سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی روک ٹوک یا حیا نہیں تھی، وہ بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں بہت پریشان رہی تھی۔ اسی دن میری نند شائستہ باجی پھر سے آ گئی، ان کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑوں کے جوڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگی میں اپنے بیٹے رجب کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ رجب تمہارا بیٹا تو کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی رجب سے کر دوں؟ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس نے جب شادی کی تھی تو یہ ایک ایسے گھر میں بیاہ کر گئی تھی جن کا ناچ گانے کا کام تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے کے پیشے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا تھا کہ اب میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ شائستہ کے شوہر نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے اور اب شائستہ کو بھی اپنے ساتھ کام میں ملا لیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہم تو شائستہ سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، پر پھر بھی شائستہ نے کچھ نہ کچھ کر کے ہم سے رابطہ بحال کر لیا، ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اب وہ اپنے بیٹے رجب کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، جبکہ اس سے پہلے شائستہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے گھر کا رشتہ مانگے، لیکن آج وہ کس جرت سے میرے ہی گھر کی دہلیز پر کھڑی مجھ سے بلا جھجک میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس لیے کہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات لے کر جاتی ہوں، وہ تو بڑے شوق سے کئی گھنٹوں تک ناچتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ میں نے تم سے آج اپنا سارا بدلہ لے کر حساب برابر کر لیا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے بہت مجبور ہو کر شادی کی تھی اور پھر مجبوراً شوہر کے کہنے پر اس فیلڈ میں آئی تھی تو تم مجھے ناچ گانے والی اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازا کرتی تھی۔ اب پتا چلا کہ جب اپنی ہی اولاد کسی کے بہکاوے میں آ کر اس قسم کے کام سے وابستہ ہو جائے جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ اس وقت مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ اب چپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ رجب کو دے دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا، زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ فی الحال تو میرا بیٹا رجب تمہاری بیٹی کو قبول کر لے گا، لیکن اگر تم نے آج ذرا سی بھی چمچڑا کی تو یہ موقع بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بعد میں ہم بھی اس رشتے سے مکر جائیں گے۔ اپنی نند کے منہ سے نکلے مغرور جملوں کو سن کر مجھے پچھتاوا، ندامت اور بے بسی نہ جانے اور کیا کچھ محسوس ہوا تھا۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی پر نظر کیوں نہ لگ سکی، میں نے اپنی آنکھیں کسی کبوتر کی طرح کیوں بند کیے رکھی۔ اگر میں نے اس وقت اپنی بیٹی پر پوری توجہ مرکوز کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ کی آنکھوں سے نیند اٹھ جاتی ہے، اور میں کیسے بے فکر ہو کر سوئی رہی، اور اب میرے پاس اپنی پرانی شریک یعنی نند کی بات تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ جب اپنے گھر کا ہی سکہ کھوٹا نکل آئے تو بندہ کسی کو بھی اس بات کا دوش نہیں دے سکتا۔ ناظرین اب یہ فیصلہ آپ کا کمنٹ ہی کرے گا کہ اس سب معاملے میں نے غلطی کس جگہ پر کی تھی جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، جبکہ میں نے تو اپنی بیٹی کی پرورش میں
कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसे अलग कमरा भी इसी सोच के तहत दिया था ताकि मेरी बेटी अपने मदरसे की पढ़ाई करने में किसी किस्म की उजलत महसूस ना करे। वो या तो अपने कमरे में रहती या फिर मदरसे जाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा दुश्मन मुझ पर घात लगाए बैठा है। कि अपनी बेटी पर अंधा भरोसा करना ही मेरा कसूर था। अब कमेंट में दिए गए आपके मशवरे से ही हम सबको ये समझने में आसानी होगी कि औलाद की तरबियत में कौन कौन सी तदबीरें और एहतियात बरतनी चाहिए ताकि कल को हमें किसी किस्म के पछतावे का सामना ना करना पड़े। और तजर्बाकार वालिदैन अपने तजर्बे की रोशनी से हमें जरूर आगाह करें। हमें आप सब की राय का शिद्दत से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।